नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं दी एजुमेनिया चैनल में। ये मेरा चैनल नहीं है, आपका ये। देखो, आप ये सोचो कि सर नाम कैसे बदल दिया चैनल का। तक तो लेट्स लर्न पढ़ो नहीं सीखो होता था, तो मेरा टाइटल यही रहेगा, लेट्स लर्न पढ़ो नहीं सीखो, यही टाइटल रहेगा। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वह यही है कि पढ़ाना नहीं है, सिखाना है। पढ़ने से काम नहीं बनेगा। क्या काम कब बनेगा? जब आप चीजों को सीखोगे। ठीक है, पढ़ तो हर एक छोटा बच्चा भी लेता है किसी भी चीज को, लेकिन हमें सीखने से मतलब है, सीख जाते हैं किसी चीज को, वही काम आती है। अब इस पे बाद में बोलूंगा, मैं बताऊंगा पूरा क्यों मैंने ये टाइटल रखा था। अब चैनल का नाम इसलिए बदला है क्योंकि बच्चे कहते थे कि सर ये सर्च ही नहीं होता है, और बात सही भी है क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी का कॉम्बिनेशन था, इसलिए ये सर्च नहीं होता था, इसलिए नाम मुझे बदलना पड़ा। अब मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ हिंदी की। अंग्रेजी तो मैं रोजाना पढ़ाता ही हूँ, लेकिन विश्वास करो मैं हिंदी भी जबरदस्त पढ़ाऊंगा, कोई भी दिक्कत तो मैं नहीं आने दूंगा। तो हिंदी का पहला लेक्चर शुरुआत करते हैं प्राचीन हिंदी से। हिंदी की जो पहली चीज है सबसे शुरुआत में आती है, उससे शुरुआत करते हैं पहले हिंदी को। बस बने रहो, देखते रहो, कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। और आप रेगुलर टीचर को देख लेना, जो रेगुलर पढ़ाते हैं उनकी पढ़ाई देख लेना और मेरी देख लेना फिर मतलब अंतर के समय है, ये बेस्ट है या हमारी बेस्ट है। बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए हैं नोट्स, और वही चीज रखी है जो एग्जाम में पूछी जाती है, फालतू चीज बिल्कुल भी नहीं रखी है। अब बात करते हैं प्राचीन हिंदी की। इसकी शुरुआत हुई थी 1100 से और ये चली थी 1400, यानी 1100 से 1400 ईस्वी तक का जो समय था वो समय था प्राचीन हिंदी का। समझ रहे हो? 1100 से 1400 ईस्वी तक का जो समय था वह था प्राचीन हिंदी का, यानी ये कितने वर्षों तक चली? 300 वर्षों तक चली प्राचीन हिंदी, और इसमें बहुत सारे कवि हुए थे, उन्हें बताऊंगा। अब प्राचीन हिंदी का उल्लेख अमीर खुसरो नाम के लेखक थे, इनके द्वारा किया गया था। प्राचीन हिंदी का उल्लेख किसके द्वारा किया गया था भाई? एक नंबर में पूछ लिया जाएगा कि प्राचीन हिंदी का उल्लेख किसके द्वारा किया गया, तो आंसर क्या रहेगा हमारा? अमीर खुसरो। क्लियर? एक लाइन में क्लियर हो जाएगा, दिक्कत तो आएगी नहीं, उड़ जाएगी हिंदी। अब खुसरो ने क्या किया? खुसरो ने सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किया। क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो किसने किया? अमीर खुसरो ने किया भाई। हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया अमीर खुसरो ने। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। रचनाओं में मुकरिया प्रसिद्ध थी, इनकी कई रचना थी वैसे, और सबसे प्रसिद्ध जो रचना थी इनकी वो थी मुकरिया। क्या थी? मुकरिया। पूछ लिया जाएगा एक नंबर में कि अमीर खुसरो की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी थी, तो वो थी मुकरिया। बहुत सारी लिखी थी, लेकिन सबसे जो प्रचलित थी, सबसे मुख्य थी, वो थी मुकरिया। क्लियर? इतना ही पूछा जाएगा प्राचीन हिंदी में से, ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अब बात करते हैं मध्यकालीन हिंदी की। मध्यकालीन हिंदी चली थी 1400 से 1885 तक, यानी ये चली थी 450 वर्ष। जो मध्यकालीन हिंदी थी वह लगभग 450 वर्ष चली थी। अब इसकी प्रमुख कितनी बोलियां थी? 3 बोलियां थी। मध्यकालीन हिंदी की प्रमुख 3 बोलियां थी, वो कौन सी थी? ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली। प्राचीन हिंदी की 3 बोली सबसे ज्यादा प्रचलित थी, वो थी कौन सी थी? ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली। अब बात करते हैं ब्रजभाषा की। ब्रजभाषा का क्षेत्र एक नंबर में पूछा जाएगा, ब्रजभाषा का क्षेत्र क्या है, तो ब्रजभाषा का क्षेत्र है आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बदायूं, मैनपुरिया। और भी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं, जो मेन है वो रखे हैं। कौन से होती है? आगरा है, मथुरा है, अलीगढ़ है,
बंदायु है और मैनपुरी है, और भी है लेकिन यही पूछे जाते हैं, तो यही ज्यादा पकाना नहीं है तुम्हें। अब इसका एक प्राचीनतम ग्रंथ था, सबसे ज्यादा प्रचलित था, एक ग्रंथ था, वह था प्रद्युम्न चरित्र। इसका ब्रजभाषा का एक जो ग्रंथ था वह प्रचलित हुआ था, उसका नाम था प्रद्युम्न चरित्र। यह लिखा गया था सुधीर अग्रवाल द्वारा। प्रद्युम्न चरित्र एक नंबर में पूछ लिया जाएगा कि प्रद्युम्न चरित्र किसने लिखा था, तो प्रद्युम्न चरित्र किसने लिखा था? सुधीर अग्रवाल ने। ठीक है। अब इसके और भी लेखक थे, अब ऐसा तो नहीं था कि जो सुधीर अग्रवाल ही इसमें जन्मा हो, बहुत सारे लेखक और भी थे। अब ब्रजभाषा के बहुत सारे लेखक थे, उनमें कौन था? रसखान थे। इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे बाद में। रसखान थे, मीराबाई, ये सभी प्रसिद्ध थे। केशवदास, मेरा नाम भी आ गया, केशवदास, इन्हें कठिन काव्य में प्रेत बोला जाता था। इन्हें एक उपाधि दी गई थी कि ये कठिन काव्य में प्रेत थे, प्रेत बोला जाता था। प्रेत ऐसे नहीं भूत प्रेत होते, वो नहीं थे, बस बोल दिया गया था, सरनेम दे दिया जाता है ना। अब बिहारी सतसई थे। बिहारी सतसई किस लिए प्रसिद्ध थे कि बिहारी सतसई ने 719 दोहे लिखे थे। बिहारी सतसई ने 719 दोहे लिखे थे। पूछ लिया जाता है 1 नंबर में, 2 नंबर में, कैसे पूछा जाए, 1 नंबर में पूछा जाएगा कि बिहारी सतसई ने कितने दोहे लिखे थे, तो कितने लिखे थे? 719। अब एक और कवि थे, उनका नाम था श्रीभट्ट। श्रीभट्ट को क्या बोला जाता? अष्टचाप का जहाज बोला जाता था। श्रीभट्ट को अष्टचाप का जहाज बोला गया है। घनानंद, नंददास और सूरदास सबसे ज्यादा प्रचलित थे। सूरदास की जो मुख्य रचनाएं हैं वो कौन सी हैं? सूरसागर और सूरसारावली, ये उनकी मतलब क्या कहते हैं प्रचलित रचनाएं। अब बात करेंगे अवधी भाषा की, तो बात करते हैं अवधी भाषा की। अवधी भाषा का सबसे पहले देखते हैं क्षेत्र। इसका क्षेत्र है लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, फैजाबाद आदि। इसका जो क्षेत्र है उसमें जो मुख्य स्थान है वो क्या क्या है? लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर और फैजाबाद। नोट करते जाना। अब इसकी जो प्रथम कृति थी, अवधी भाषा की प्रथम कृति थी, वो लिखी थी मुल्ला दाऊद द्वारा रचित थी। भाई अवधी भाषा की जो प्रथम कृति थी वो मुल्ला दाऊद ने लिखी थी, यानी और उसका नाम था क्या? चंद्रयान या फिर लोरकाह बोलते हैं उसे। प्रथम कृति कौन सी थी अवधी भाषा की? मुल्ला दाऊद द्वारा रचित थी, चंद्रयान। क्या थी? चंद्रयान, और इसे लोरकाह भी बोला जाता है, बस ध्यान रखना। अब इसके जो रचनाकार थे वो कौन से थे? कुतुबन, मृगावती, मलिक मोहम्मद जायसी। जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं उन्होंने लिखा था पद्मावत, जो पहला महाकाव्य है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहला महाकाव्य कौन सा था, तो कौन सा था? पद्मावत था बेटा। समझ में आ रहा है ना? आगे बात करते हैं मंजन ने लिखा था मधुमालती। मंजन ने क्या लिखा था? मधुमालती। उस्मान ने लिखी थी चित्रावली। और तुलसीदास, इससे तो ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो परिचित ना हो। इनने क्या लिखा था? रामचरितमानस, रामायण की रचना की थी, जो वाल्मीकि ने लिखी थी संस्कृत में। संस्कृत का अनुवाद किया था तुलसीदास ने हिंदी। क्लियर? ये होती है अवधी भाषा की बात। अवधी यानी अवध भाषा। अवध बोला जाता है अयोध्या को। अब अयोध्या में जन्म लेते कौन जन्मा था? राम। और राम की भाषा मतलब जो राम की जो कथा थी वो किसमें आती है? रामायण में। अब इसीलिए तो बोला गया है अवध किसे बोला जाता था? अयोध्या को बोला जाता था ना। अयोध्या में राम जन्म लेते, जब तो तुलसीदास ने लिखी थी रामचरितमानस। क्लियर है ना? अब बात करते हैं लास्ट खड़ी बोली की। अब खड़ी बोली के जो कवि थे वो कौन से थे? कबीरदास, रहीमदास, मलुकदास और नानक। कबीरदास को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर बोला है। जो कबीरदास थे उन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या बोला है भाई? वाणी का डिक्टेटर बोला है।
तो एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि कबीरदास को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या बोला है? क्या बोला है? वाणी का क्लियर। अब बात करते हैं आधुनिक हिंदी की। आधुनिक हिंदी की शुरुआत हुई थी 1850 से और जो अब तक चल रही है। 2020 आ गई, अभी भी आधुनिक हिंदी ही चल रही है। आधुनिक हिंदी की सर्वाधिक बोली खड़ी बोली है। क्या है? खड़ी बोली। आधुनिक हिंदी में जो सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है वो है खड़ी बोली। और इस युग में क्या हुआ था बेटा? सबसे ज्यादा काम किया था भारतेंद्र हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी में सबसे ज्यादा मेहनत की थी किसने की थी? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने की थी। इसलिए इस युग का नाम क्या रख दिया था? भारतेंद्र युग रख दिया था। कोई पूछ ले कि आधुनिक हिंदी को भारतेंद्र युग क्यों कहते हैं, तो क्यों कहते हैं? क्योंकि आधुनिक हिंदी का जो समय था उसमें सबसे ज्यादा मेहनत की थी भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। इसलिए सभी लोगों ने एकमत होके उसका नाम रख दिया भारतेंद्र युग। अब आधुनिक हिंदी के 4 युगों में बांटे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जो युग था उसे कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में बांट दिया। अब कौन से हैं? नंबर 1 भारतेंद्र पूर्व युग, यानी भारतेंद्र से पहले का युग। अब ये तो नहीं है कि 1850 में भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने जन्म लिया और अब तक जी रहे हैं, ऐसा नहीं। 1850 के बाद लिया था, इसलिए भारतेंद्र से पहले का युग था वो था भारतेंद्र पूर्व युग, और जिसमें भारतेंद्र ने रचना लिखी थी वो था भारतेंद्र युग। और उसके बाद आया द्विवेदी युग और एक आया छायावादी युग। सबसे पहले बात करते हैं भारतेंद्र का पूर्व युग। भारतेंद्र का जो पूर्व युग था उसकी बात करते हैं बेटा। तो उसके जो मेन कवि हैं उनकी बात करते हैं। एक थे सदाशिव जी। सदाशिव जी ने क्या लिखा था? सुख सागर। सुख सागर किसने लिखा था? सदाशिव जी ने लिखा था। अब बात आती है दूसरे नंबर पे ईसा अल्लाह खान या ईसा अल्लाह। इन्होंने लिखी थी रानी केतकी की कहानी। यह बहुत ज्यादा प्रचलित है कि रानी केतकी की कहानी किसने लिखी थी? भाई ईसा अल्लाह खान ने लिखी थी। खान था या नहीं है नहीं। नंबर 3 बात करते हैं लल्लू लाल। लल्लू लाल ने क्या लिखा था? प्रेम सागर लिखा था। जो सुख सागर, प्रेम सागर, ये बहुत ज्यादा प्रचलित है। अब 4 नंबर बात करते हैं सदल मिश्र। सदल मिश्र ने क्या लिखा था? नासकेतोपाख्यान। नासकेतोपाख्यान। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि भारतेंद्र युग के ये जो 3-4 कवि दिए हैं ये बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। सदाशिव जी ने सुख सागर की रचना की, सुख सागर लिखा। ईसा अल्लाह ने रानी केतकी की कहानी लिखी। लल्लू लाल ने प्रेम सागर लिखा और सदल मिश्र ने क्या लिखा? नासकेतोपाख्यान। अब आगे बात करते हैं भारतेंद्र युग की। अब बात करते हैं भारतेंद्र युग। भारतेंद्र युग की खासियत क्या थी? इसमें भारतेंद्र युग ने सबसे ज्यादा मेहनत की थी। भारतेंद्र युग में हिंदी को नया रूप देकर ढाल दिया गया। हिंदी को नया रूप देकर ढाल दिया गया। अरे मेरी बात ही लगे किसमें? भारतेंद्र युग में। यहाँ लेखक मंडल तैयार किया, यानी यहाँ पर एक लेखक मंडल तैयार किया गया जिसे भारतेंद्र मंडल कहते हैं। इसकी मेन बात क्या थी कि यहाँ पे एक लेखकों को मंडल तैयार किया गया जिसे क्या बोलते थे? भारतेंद्र मंडल कहते थे। क्लियर? अब इसके बाद आया था द्विवेदी युग। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम रखा गया। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। इसमें जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे इन्होंने काफी योगदान था इनका, काफी मेहनत की थी इन्होंने, इसलिए इस युग का नाम रख दिया गया द्विवेदी युग। ध्यान रखना महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये ध्यान रखना क्योंकि द्विवेदी 1-2 हैं और 1-2 द्विवेदी और हैं, इसलिए ध्यान रखना कि कौन से द्विवेदी के नाम पे रखा गया? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नाम द्विवेदी युग रखा गया। और इन्होंने क्या लिखा था? सरस्वती पत्रिका लिखी थी इन्होंने। क्लियर? अब
भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। अब बात आती है लास्ट नंबर का है छायावादी युग। भारतेंदु युग को 4 युगों में बांटा गया था, एक भारतेंदु पूर्व युग, एक भारतेंदु युग, एक द्विवेदी युग, एक छायावादी युग। अब बात करते हैं लास्ट युग की। इसके जो कवि थे वो थे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम कुमार वर्मा, काफी थे। और जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे उनकी बात करते हैं। उपन्यास और कहानी पर काम किया था इसमें मुंशी प्रेमचंद्र ने। उपन्यास और कहानी पर सबसे ज्यादा काम किया था किसने किया था? मुंशी प्रेमचंद्र ने। अब जो नाटक थे, नाटक पर काम किया था जयशंकर प्रसाद ने। क्लियर? उपन्यास किसने लिखे थे? मुंशी प्रेमचंद्र ने। और नाटक किसने लिखे थे? जयशंकर प्रसाद ने। और जो आलोचना की थी वो की थी रामचंद्र शुक्ल ने। तो आज का लेक्चर बस यही है, इतना ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। क्या कह रहे हो? बीच में आया, बीच में। अच्छा बेटा बस ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस इतना ही बताना है मुझे। मैं आपसे यही कहूंगा कि अपना जो प्यार है आपका बहुत मिल रहा है वैसे तो मुझे मेरे साथियों को, बस अपना प्यार कम ना करना। आप अपना प्यार दिखाते जाओ, हमारी मेहनत 2 गुनी 4 गुनी 6 गुनी होती जाएगी। हो सकता है अभी कुछ चीजें छूट रही हो, लेकिन आगे आने वाले समय में सबका सब आपको क्लियर करा दिया जाएगा। और अच्छे से अच्छे, देखो शुरुआत है, हो सकता है कुछ गलतियां हो रही हो, कुछ पढ़ाने में कमियां हो, लेकिन आपको पता है किसी काम को करने में समय तो लगता ही है, इट टेक्स टाइम। तो अब समय लग रहा है। और आज का जो मेरा जो चैनल का नाम मैंने रखा है आज से, वो रखा था एजुमेनिया। तो बस मैं आपसे यही कहूंगा कि जो कोई भी देखे इस चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, भाई बंधु के साथ, सबके साथ शेयर करें। क्योंकि हम कोई ऐसी चीज तो बनाते नहीं है कि आपके घर वाले या कोई विरोध करे ऐसी वीडियो शेयर कर रहा है। पढ़ाई की चीज है, हर कोई बंदा ऐसा संसार में कोई है नहीं कि पढ़ता नहीं हो। तो सबके साथ शेयर करो, अपना प्यार दिखाते रहो। जय हिंद।